है दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास जैसा कि आप देख रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि 20 जनवरी को होने वाली है दोस्तों। 20 जनवरी 2024 को होगी ये पेपर। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा जो कि कक्षा 6 में एडमिशन के लिए कक्षा 5 के बच्चे देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मानसिक योग्यता से कुल 40 प्रश्न आने वाले हैं। अंगणित 10 से 20 प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। और भाषा जो कि हिंदी भाषा है और इंग्लिश में जो होंगे उनके लिए इंग्लिश भाषा होगी। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 20 प्रश्न आने वाला है। टोटल मिला के 80 प्रश्न होंगे। और एक प्रश्न जो होता है दोस्तों वो 1.25 मार्क का होता है। और टोटल अगर अंक की बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है। तो ये 100 नंबर के पेपर को हम आज देखेंगे पूरा पेपर। और पूरा पेपर देखने के बाद हमें पता चलेगा कि ये बच्चों की तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, या इस समय जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी कैसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला भाग जो मानसिक योग्यता दिया गया है, इसके 40 प्रश्नों को देखते हैं। पूरा पेपर देखेंगे, इसलिए पेपर में पूरा बने रहिएगा और पूरा प्रश्न हल करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितने तक पहुंच रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का जैसा कि खंड 1 करके दिया गया है, इसमें कुल देख पा रहे होंगे आप 1 से 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 आकृतियाँ ABC और दी गई हैं। उस आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों में बनाई जा सकती है। मतलब मिला जुला के मैं आपको बताऊं शॉर्ट में, तो ये कि यहाँ पर आपको प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये समस्या आकृति इधर है और इधर उत्तर आकृति है। मतलब समस्या आकृति में कुछ फिगर दिए गए हैं। इन्हीं फिगर की मदद से आपके उत्तर आकृति के A चाहे B चाहे C चाहे D कोई एक बनाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है और 2 चतुर्भुज टाइप के हैं। तो देख पा रहे हैं ना तो इस फिगर में ऐसा कुछ है, ना तो इस फिगर में कहीं 2 त्रिभुज आपको नज़र आ रहे, ना तो इस फिगर में। जब इनमें से किसी फिगर में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि विकल्प नंबर A आपका यहाँ पे राइट होता नज़र आ रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन का विकल्प नंबर A आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे में आप देख पा रहे हो कि 1 आयत 2 आयत। तो आप देखिए ध्यान से कि ये 2 आयत कहाँ पर आपके बनते नज़र आ रहे हैं। और 2 आयत के बाद साथ में 2 अर्धगोले टाइप की आकृति यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ना तो पहले में ऐसा कुछ देख पा रहे होंगे, दूसरे में आप 2 अर्धगोला देख रहे होंगे लेकिन 2 आयत नहीं दिख रहा है, तीसरे वाले में आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि 2 अर्धगोला भी है और 2 बीच में आयत भी बना है। तो दूसरे क्वेश्चन का विकल्प नंबर C क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं कि इसमें कौन सा आपका विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देख पा रहे हैं एक पतला आयत यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे आयत खड़ा है और 2 त्रिभुज नज़र आ रहे होंगे। 4 फिगर है। तो आप ऐसा कहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर B में आप ध्यान से देखिएगा, एक आयत जो पतला वाला है नीचे आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा। और एक आयत यहाँ पे खड़ा है और 2 त्रिभुज, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए विकल्प नंबर B यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 त्रिभुज चाहिए, जो कि छोटे छोटे 2 त्रिभुज आपको विकल्प नंबर D में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो आकृतियाँ आपकी बन रही होगी, ये वाली आकृति बीच में देखिए यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बीच में ये आकृति बन रही होगी यहाँ पे। और किनारे 2 आकृतियाँ जो हैं वो ये वाली दोनों आकृतियाँ हैं। मतलब विकल्प नंबर D आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे यहाँ पर फिर से। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो अलग टाइप के सवाल होंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इस सवालों में क्या करना होगा हमें, तो ऐसे सवालों में कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति है, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ समस्या आकृति है और इधर उत्तर आकृति है। कह रहा है कि एक भाग गायब है। कहने का मतलब कि आपको फिगर को क्या करना है, कंप्लीट करना है।
मतलब ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट दिए गए हैं और 1 पार्ट जो ये खाली वाला पार्ट है, इसी में से ऐसा कोई फिगर हो जाए जो कि यहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से बैठ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर ध्यान देने की कोशिश कर रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर ये लाइन सीधी आ रही है, तो यहाँ पर भी ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। देख पा रहे हैं? तो ऐसा कहाँ पे हो पा रहा है? यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कोई लाइन सीधी नहीं आ रही है। यहाँ पे एक लाइन सीधी ज़रूर आ रही है तीनों में, लेकिन इसके बाद की बात क्या हो जाएगी? इसके बाद की बात कुछ इस प्रकार से होगी, देख रहे हैं ना, यहाँ से आएगी लाइन ना, कुछ इस प्रकार से इसकी बात की बात होगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, फिर से इसको समझने की कोशिश करूं कि 5वां में कौन राइट हो जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। एक तो यहाँ पे है ऐसे सीधे, और एक लाइन आके ऐसे मिलेगी, तब जाके फिगर ऊपर जैसा फिगर है वैसा ही नीचे कंप्लीट हो रहा है। तो ये वाली लाइन कहाँ पे मिल रही है? देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जा रहा है? राइट हो जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। अब तक आपके 5वां मतलब खंड ख का दूसरे टाइप का 5वां क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं कि इस फिगर को कौन कंप्लीट करने जा रहा है। तो ठीक है, इसको देखने के लिए हम आ गए। तो आप देखेंगे इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए कौन जाएगा। तो फिगर कैसे कंप्लीट होगा? पहली चीज़ तो ये आके इधर मिलेगा और ये ऐसे पूरा दोनों लाइन जाके मिलेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा विकल्प नंबर डी में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है ना। एक ये दिख रहा है ऐसे लाइन, लेकिन ये यहाँ पे दिया हुआ, इधर मुझे चाहिए ना, इधर चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे राइट होता नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फिगर को कंप्लीट कौन कर रहा है। तो ये समझने की कोशिश आप अगर करेंगे तो देखिए, पहले तो इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा मुझे, आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि ये मिलाना पड़ेगा। फिर एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये, ऐसा कुछ आप कहाँ पे देख पा रहे होंगे? विकल्प नंबर डी में देख पा रहे हैं। फिर एक बार ना विकल्प नंबर डी देखिए ध्यान से, ऐसा ही कुछ फिगर नज़र आ रहा, इसलिए पूरा करने वाला कौन सा हो जाएगा? विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर को कंप्लीट कौन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। फिगर को कंप्लीट ये जाके यहाँ पे मिल जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। ये यहाँ पे सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे कि ये सीधे सीधे मिल जाएंगे इससे। जब ये मिल गए सीधे सीधे तो इधर एक लाइन होनी चाहिए ना, इधर एक लाइन होनी चाहिए, मतलब ऐसा सीध में एक लाइन होनी चाहिए। तो ये ऐसा कहाँ पे देख पा रहे होंगे? विकल्प नंबर डी, एक बार पुनः विकल्प नंबर डी आपका राइट होता नज़र आ रहा है ना। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि यही वाला है जो ये कोना आके मिलेगा और इधर एक लाइन होगा, तब जा कर के एक जैसा फिगर बनेगा ना। तो विकल्प नंबर डी एक बार फिर राइट हो गया। आइए अब हम आ गए खंड 3 में। खंड 3 में भी अब 4 क्वेश्चन एक ही टाइप के मिलेंगे आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 किस प्रकार के क्वेश्चन है? कह रहा है प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है। 3 समस्या आकृति है, देखिए 1 2 3 ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथी समस्या आकृति क्वेश्चन मार्क है। और वहाँ पे भरने के लिए हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, देख पा रहे होंगे। ए है, बी है, सी है, डी। बात आपको समझ में आ गई। तो इन्हीं में से कोई ए बी सी डी में से कोई इसको पूरा करेगा, फिलअप करेगा, कोई श्रृंखला के माध्यम से ये चल रहा होगा। तो आइए थोड़ा फिर से ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर कुछ आप देख रहे होंगे कि ये वृत्त है, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है, इस किनारे पे यहाँ पे एक क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त को एक खाने आगे की तरफ ले जाइए तो वृत्त यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको 2 खाना, मतलब इसको एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 खाना अगर हम ले जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वृत्त एक खाना आगे जा रहा है ना, वृत्त क्या कर रहा है? एक खाना आगे की तरफ जा रहा है, और जो हमारा आयत है वो 2 खाना आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ है तो आप समझने की कोशिश करिए कि कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा। आगे क्या किया गया है? आगे देखिए, वृत्त को एक खाना, ये 2 खाना, तो दोनों एक ही जगह आ गए। इसका मतलब वृत्त एक खाना जाएगा तो यहाँ पे, वृत्त तो यहाँ पे होगा, और ये 2 खाना जाएगा तो 1 2 यहाँ पे होना चाहिए, राइट है। देख पा रहे होंगे ये कहाँ नज़र आ रहा है? कहीं नज़र आ रहा है आपको? विकल्प नंबर देखिएगा डी में शायद है
विकल्प नंबर डी में जी, विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। 9 क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है। जो मैंने बनाया यहीं पे मिल रहा है ना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्पष्ट हमको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से बनाया हुआ है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 2 दिख रहे हैं आपके। आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है, एक एक हमें लग रहा है आगे बढ़ रहा है। मतलब ये वाला जो है यहाँ पे जो दिया गया है, एक आगे बढ़ के यहाँ पे आ जा रहा है और यहाँ वाला आगे चला गया। और फिर आगे क्या हो रहा है, आगे देखा जाए आगे क्या हुआ, अगर आगे देखा जाए तो ये वाला बढ़ के यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला बढ़ के यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो है यहाँ चला आएगा और ये वाला यहाँ चला गया। इसका मतलब अब फिर क्या होगा कि ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ। ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है आपको जी? विकल्प नंबर डी में दिख रहा है ना। विकल्प नंबर डी एक बार फिर राइट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कैसा होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इस प्रकार से है कि पहले एक चतुर्भुज पूरा है, उसमें से एक लाइन ये गायब कर दिया है, आगे एक लाइन और गायब कर दिया, क्रम से गायब कर रहा है। आगे अब ये वाली लाइन गायब करेगा ना, आपको लग रहा है ऐसा? विकल्प नंबर सी राइट नज़र आ रहा होगा 11 का, कि विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं इसी के साथ। अगर क्वेश्चन नंबर 12 को समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक लाइन खींचा, उसके ऊपर स्टार बनाया हुआ है। लाइन को एंटी क्लॉकवाइज एक बढ़ा दिया इधर की तरफ ना, और फिर स्टार आगे है, फिर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा दिया, स्टार आगे है, फिर ये पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा मतलब आप क्या समझ पा रहे होंगे, विकल्प नंबर बी इज़ द राइट, क्योंकि पूरा होगा और यहीं पे स्टार बनेगा ना। बिल्कुल राइट, आप समझ गए। आइए खंड 4 पे आ गए। 12 क्वेश्चन के बाद अब 13वां क्वेश्चन की बारी है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब जो 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जो हमारा 13वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये कुछ आप देख रहे होंगे मिरर इमेज टाइप का क्वेश्चन है ना, मिरर इमेज है। यहाँ पे मिरर इमेज में आपको मालूम होता है, आपको मालूम है मिरर इमेज में जैसे ये है तो मिरर इमेज में बायां का दायां हो जाता है। जैसे यहाँ पे पी है, इधर हो जाएगा। अगर नीचे ऊपर कुछ बना होगा तो परिवर्तन नहीं होगा ना, नीचे का ऊपर नहीं होता, केवल बायां का दायां, दायां का बायां होता है। ये मिरर इमेज आप देख पा रहे होंगे। 9 बनाया है, ये पलट जाएगा और पलट जाएगा दोस्तों, तो विकल्प नंबर सी तुरंत राइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 14 में भी, तो क्वेश्चन नंबर 14 की भी हालत वही है कि ये पलट जाएगा, तो टी सेम टू सेम रहेगा, आर पलटेगा। तो आर तो इसमें पलटा नहीं, तो ये गलत हो गया। ये तो पूरा पलट दिया है ना, ये तो दर्पण वाला हो गया, वाटर वाला हो गया। यहाँ पर भी आर को नहीं पलटा है और आर को यहाँ पे पलटा, तो बहुत आसानी से हम छाट पाए कि 14 का डी राइट हो जाएगा। अब आ जाते हैं 15 पर। 15 भी साफ साफ आपको दिख ही रहा होगा। 15 का देख पा रहे होंगे। अगर ये पलटेगा, एक बार के लिए देखिए पलटेगा, तो अगर दायां का बायां, बायां का दायां होता है तो ये वाली चीज़ इधर वाली इधर चली जाएगी। तो किस में दिख रही होगी, इधर वाली चीज़। आप ध्यान से देखिएगा 15 का, तो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। इधर जो ये वाली साइड इधर निकली थी, ध्यान से देखिएगा एक बार। 15 में जो ये साइड इधर निकली हुई है, ये साइड केवल बी वाले विकल्प में राइट नज़र आ रहा है और कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है। तो क्यों जाए हम परेशान होने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बारी में अगर ध्यान से दे दे तो ये बिल्कुल पलटेगा, और पलटेगा तो कहाँ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर की तरफ ही होगा। ये तो बिल्कुल नहीं राइट है। और इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पर जो है ये वाली जो लाइन ऐसे करके ऐसे लाइन खींचा है, ये नीचे की तरफ इसमें हो गया और इसमें ऊपर की तरफ है, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा 16 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 4 तरफ के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए दोस्तों। अभी तक 4 तरह के क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं। आइए अब खंड 5 में देखते हैं, और खंड 5 जो होगा 5वें टाइप का यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे। 4 क्वेश्चन ये भी होंगे और इनको भी हम समझेंगे। तो इसमें क्या करना है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ABC D दी गई है। इधर एक समस्या आकृति है और इधर 4 उत्तर आकृति ABCD दी गई है। चुनिए जिसमें से समस्या आकृति छिपी हुई निहित, मतलब ये वाली आकृति जो दी गई है, इधर
किस आकृति में, इसमें 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 चारों में से किस में ये आकृति छिपी है, मतलब इस आकृति को उसमें मतलब ढूंढिए कि किस में ये आकृति मिल सकती है, आपको किस में मिलने की इसकी संभावना है। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं कि किस में आकृति मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात है और 17 को ध्यान से देखिए। अगर ये आकृति अगर कहीं मिल सकती है तो विकल्प नंबर डी में नज़र आ रही होगी यहाँ पे आपको, और कहीं नहीं नज़र आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 को गौर से करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो ये दिखाई दे रहा है कि इसके कोने पे यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें तो कहीं नहीं नज़र आ रहा है ऐसा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और ऐसा फिगर मुझे कहाँ नज़र आने वाला है, ज़रा गौर करिएगा। 19 में विकल्प नंबर ज़रा बी को देखिए, तो विकल्प नंबर बी में देखिए ऐसा फिगर है, ये लाइन इधर खींची हुई है, ये ऐसे बना हुआ ना, और इधर से पैक है जी, बिल्कुल विकल्प नंबर बी एज द राइट। क्वेश्चन नंबर 20 को भी देख लेते हैं कि ये वाली राइट हमारी कहाँ मिल सकती है। तो 20 में भी बी को देखिए, यहाँ पे ऐसे फिर यहाँ पे ऐसे, सीधा हो गया ना, तो 20 का भी बी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो खंड 5 भी हमने देख लिया, अब खंड 6 की बारी है। आइए उसको भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए खंड 6 में भी हमारे 4 क्वेश्चन तो होंगे ना, उन चारों क्वेश्चनों को भी देखने की कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम आ गए। 21 से 24 तक है खंड। इसमें क्या है कि कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृति है, चौथी स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है, पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर, मतलब शुरू की जो 2 हैं इनमें कोई संबंध है, यही संबंध तीसरी का चौथी के साथ क्या होगा, और वो चौथा वाला इसमें चारों विकल्प में दिया गया है। प्रश्न तो समझ गए होंगे, तो आइए इसको लगा भी लेते हैं अगर समझ गए तो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है और इसमें अदला बदली कर दे रहा है, देख रहे हैं, इसका क्या कर दिया है, अदला बदली। तो आप भी अदला बदली कर सकते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ऐसा कहाँ पे नज़र आ रहा है। तो 21 का डी देख पा रहे हैं कि आप, विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। समझ में आ गया, क्लियर हैं आप। आइए तो क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं इसी के साथ। अब देखिए एक लाइन खींचा हुआ, इसको घुमा दिया, मतलब कह सकते हैं घुमाने के बाद एक वैसे काट दिया। तो यहाँ पर भी आप लाइन को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से घुमा सकते हैं। अगर आप घुमाते हैं तो क्या पाएंगे, ध्यान से देखिएगा, घुमाते हैं तो क्या पाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। और तो कोई मिल भी नहीं रहा, बीच में काट दिया गया ना, बात समझ में आ गई। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 को भी देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है भाई, 23 और 24 दोनों एक साथ देख लेते हैं ना, इतना में आ जा रहा है तो 23-24 देख लेंगे। 23 को देखते हैं। 23 कह रहा है कुछ इस प्रकार से, इसको पलट दिया है, क्या कर दिया, पलट दिया है, और पलटने के साथ साथ क्या कर दिया है, आप ध्यान से देखने की कोशिश करें इसको। तो लगभग अगर हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएं तो एक बार ऐसे हो जाएगा, फिर एक बार नीचे की तरफ, 2 बार हमको घुमाना पड़ेगा। तो ये एक बार है और एक बार इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे ना, इसको भी एक बार नीचे की तरफ ले जाए तो क्या बनता फिगर नज़र हमारा आ रहा है। हाँ ध्यान से देखिएगा, 2 बार हमको घुमाना है, पूरा घूम जा रहा है ना, तो ठीक है 2 बार हम घुमा देते हैं तो पलट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमको लग रहा है विकल्प नंबर हमारा 23 का ए में नज़र आ रहा है। देखिए ये जब 2 बार आप पलटेंगे, एक बार इसको खड़ा करेंगे, फिर एक बार ऐसे करेंगे, तो ये वाला फिगर हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा और उसका मुंह नीचे की तरफ, और इस वाले का नीचे की तरफ, मतलब विकल्प नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर ए 23 का ये सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 में ऐसा कि देख पा रहे होंगे ये चीज़ें पलट दी गई हैं, और पलट के ये भी पलट दिया गया ना, ऊपर की तरफ पलट दिया गया है, दिशा उसका परिवर्तन कर दिया गया और गोलों को बदल दिया गया। चलिए इसके भी दिशा को हम परिवर्तित कर देते हैं और गोले को बदल देते हैं, तो काला इधर आ जाएगा, इधर। विकल्प नंबर बी देख पा रहे हैं क्या, 24 का बी इज़ द राइट आंसर। 24 का बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे, और 25 हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी तो ध्यान दीजिए, अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आपको फिगर को कंप्लीट करना है,
मतलब कोई ऐसा फिगर इसमें है जो जा करके इस फिगर को क्या करेगा, पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाला है। तो अब 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आपको क्या है, एक टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिए। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप पहली बार आपको मैं पूरा पेपर लेकर के एक साथ आया हूँ, तो इस सलूशन को आप ध्यान से देखिए, आपके काम की चीज़ है। पेपर बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है, इसलिए पूरी तैयारी अगर करनी है तो पूरा पेपर देख के ही जाइएगा। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, और आधा अधूरा ज्ञान कभी भी खतरनाक रूप ले सकता है। तो पूरा देखेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा और आप अच्छे से परीक्षा पास कर पाएंगे। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। और 25 को कौन पूरा कर रहा है ज़रा गौर करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, कौन जाके इसमें बैठ रहा है। ये तो कतई नहीं बैठ सकता, ये कतई नहीं बैठ सकता, ये भी भाई साहब नहीं बैठ रहे हैं। कौन बैठ रहा है? विकल्प नंबर डी। देख पा रहे हैं, ये वाला ऊपर बैठ जा रहा है, ये वाला बिल्कुल आके इसमें इस खांचे में बैठ जा रहा है ना। चलिए 26 को देख लेते हैं बहुत ध्यान से। 26 को बहुत ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प देखिए, फिर एक बार डी विकल्प राइट होगा। क्यों? ये बहुत लंबा हो गया, ये है ही नहीं वैसा, ये भी नहीं है, ये सही है। एक बार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सीधा है और ये वाला बीच वाला पार्ट यहाँ पे मिल रहा है मुझे। इसका मतलब विकल्प नंबर डी आपका 26 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मतलब इस बार देख पाए कि 25 का भी डी सही है और 26 का भी डी सही है। अब 27 की बारी है, तो 27 को भी देखिए। 27 बहुत आसान लग रहा है। अब थोड़ा सा ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकते हैं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें कन्फ्यूजन क्या होना, ये थोड़ा सा तिरछा ऊपर की तरफ है और तिरछा दिया गया है, तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, और इसको फिगर को पूरा कौन करेगा। 28 का देख लेते हैं। तो 28 का तो ये ही लग रहा है, ये सब तो हो ही नहीं सकते, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये विकल्प इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब 28 क्वेश्चन अगर हो गए तो इसके आगे बढ़ लेते हैं, और इसके आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा अलग टाइप का क्वेश्चन 4, 29 से 32 तक। तो ये है हमारा 8वां टाइप। कुल टोटल 10 टाइप होते हैं, 4-4 क्वेश्चन, 10 चौक को 40 हो जाएंगे। तो आइए हम 8वां टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन है ज़रा पढ़ भी लेते हैं। करा प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति दर्शाई गई है, अनुसार कागज़ के टुकड़ों को मोड़कर छिद्रित किया गया है, और दाईं ओर मतलब एक कागज़ का टुकड़ा मोड़ने वाला, फोल्डिंग वाला है ना। तो देखते हैं फिगर कौन सा बनेगा, उसी की बात कर रहा है। 29 दिया गया, यहाँ पे कुछ पहला, दूसरा, तीसरा कंडीशन। अब इसको ओपन करेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा, इसकी बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 को देखना है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ये तो फिगर अब दोबारा इधर बन नहीं सकता क्योंकि बाहर चला जाएगा। ये वाला यहाँ पे एक बार बनेगा। अगर ये वाला यहाँ पर एक बार बन रहा है दोस्तों, तो सोचने वाली बात है कि अगर ये यहाँ पे बनेगा तो ये यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पर भी बनेगा, और इधर को खोलेगा तो यहाँ पर भी बनेगा। मतलब ये 4 बन जा रहा है ना, ये ऊपर बन जाएगा यहाँ पे, तो 4 बन जा रहा है, ठीक है। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये दोबारा नहीं बन सकता ना, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट। अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब बोर्ड नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बता नहीं पा रहा बढ़िया से, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। आइए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फोल्डिंग किया गया है, इसको इधर की तरफ, फिर इसको इधर, और इसको मोड़े। अब इसको ओपन करेंगे, देखो दोस्तों, तो ये वाला फिगर यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सब लोग इसके लिए तैयार हैं कि ये फिगर यहाँ पे बनेगा। अगर ये फिगर यहाँ पर बनेगा तो फिर जब हम इधर की तरफ फोल्ड करेंगे, इधर की तरफ फोल्ड करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पर भी बनेंगे। मतलब चारों जगह बन गए। विकल्प नंबर बी देख रहे हैं, 4 ठो दिख रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिपका चिपका बनेगा, इस लाइन से सटा सटा ना, इस लाइन से क्या सटे सटे बनेंगे। चलिए ये बात आप समझ गए। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कुछ इस प्रकार से, तो ध्यान देंगे, बहुत आसान है, बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो इसको मोड़ने की बात जब किया है इधर की तरफ, इसको ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो फिगर बना हुआ है, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, इसी के जस्ट इधर इधर। तो विकल्प नंबर सी क्या देख रहा है? राइट। देखो इसको इधर खोलना है तो एक फिगर यहाँ पे बनेगा पास में इसके, और एक ठो इधर बनेगा। तो ये 2 ठो यहाँ आ जाएंगे, 2 ठो यहाँ हो जाएंगे, बिल्कुल आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए 32 को देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर बन रहा है, ठीक है,
तो एक फिगर यहाँ पर भी बनेगा और एक फिगर यहाँ पर भी बनेगा और एक फिगर यहाँ पर, मतलब विकल्प नंबर बी को देखो ध्यान से, तिरछा नहीं बनना चाहिए। ये सी वाला भी है लेकिन ये तिरछा थोड़ा सा बन गया, मतलब सीधा सीधा एक तरह से बन गया ना, ये थोड़ा सा तिरछा इधर की इधर साइड है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा राइट होगा। अब आ जाते हैं खंड 9 में, जो 4 एक प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है। ये खंड 9 हमारा है दोस्तों, चला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति ABCD दी गई। इन आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति मतलब सेम आकृति, मतलब कुछ हद तक एक जैसी हैं और एक अलग है, तो बहुत आसानी से आप छाट सकते हो। आओ देख ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को, ध्यान से देखना। यहाँ पे 4 भुजाएं नज़र आ रही हैं, बीच में एक वृत्त है और उस वृत्त के बीच में एक बिंदु है, तो यहाँ पर भी 4 भुजाएं हैं, यहाँ पर भी 4 भुजाएं, ये देखो कर्व आ गया, तो ये अलग हो गया। विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। और 34 भी देख लो आप। 34 में ध्यान से देखना, सब में क्या किया है, कोने से प्लस बनाया है, प्लस बनाया है, प्लस बनाया है, यहाँ पे वृत्त बना दिया, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे। आ जाते हैं आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को और 36 को ना। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 को देखिए ज़रा। 35 कुछ इस प्रकार से देखिए, फुल बनाया हुआ है, 2-2 भाग सब में है, इसमें भी 2 है, 3 लाइन 2 है, 3 लाइन 2 है, यहाँ पे 3 भाग कर दिए ना ऐसे ऐसे, तो ये अलग हो गया, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो तीर लगा है उधर ही लगा है जिधर ये वाला तीर लगा है, ध्यान, उसकी दिशा उधर ही है, ध्यान दीजिएगा। एक विकल्प नंबर सी में देखिए उल्टा है, ये इधर की तरफ जो लाइन है इधर की तरफ तीर का मुंह कर दिया ना, तो ये गलत हो गया। विकल्प नंबर सी थोड़ा सा अलग हो गया। 36 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अब 36 क्वेश्चन जब देख ही लिए, तो अब आ जाते हैं हम लास्ट टाइप में, अपने 10वें टाइप में। और 10वें टाइप में हमको क्या ढूंढना है, पहले ये हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत मज़े से हमने अब रीजनिंग के क्वेश्चन समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति दी गई है तथा ABCD करके उस आकृति को पता लगाइए प्रश्न आकृति के साथ, मतलब बिल्कुल हूबहू ढूंढना है, बिल्कुल हूबहू, जैसे ये जैसा बना हुआ ऐसा इधर कहाँ बना हुआ, एकदम हूबहू ढूंढना है। तो विकल्प नंबर डी तो सबसे आसान बात है ना, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता कि इससे आसान हम क्या ढूंढे ना, बिल्कुल हूबहू। तो 38 वाला भी बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, विकल्प नंबर बी इज द राइट, सेम टू सेम आकृति मिल रही होगी। आइए हम चलते थे लास्ट अपने रीजनिंग के 2 क्वेश्चन जो हैं 39 और 40 को देखते हैं। बिल्कुल हूबहू ढूंढना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 39 का हम देखने वाले हैं बिल्कुल हूबहू, विकल्प नंबर यही देख लीजिए राइट है, और तो किसी में मिल नहीं रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। 40 में भी हमको तो विकल्प नंबर ए अभी तक नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल विकल्प नंबर ए, फिर 40। इस प्रकार से रीजनिंग के हमने 40 क्वेश्चन कर दिए प्यारे। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन कर दिए, 40। अब भी आप साथ में कर रहे हो, अभी आप साथ में कर रहे हो, आप देख पा रहे होगे कितने आप कर सकते थे, कितने क्वेश्चनों से आप सेटिस्फाई हो। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर डाल करके तुरंत कमेंट करो, उसके जवाब हम ज़रूर आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बोर्ड पे आके बताएंगे, और नहीं ऐसे होगा तो आपको बताया जा सकता है। बट अब आप ही बता सकते हैं कि आप कितना सही आप समझ पा रहे हैं। अब बारी है मैथ की, उसकी बारी है उस सेक्शन की जिस सेक्शन को कर करके आप परीक्षा को पास करते हैं। रीजनिंग माना कि सभी लोग कर लेते हैं, आप भी इस चीज़ से सहमत होंगे कि रीजनिंग का पार्ट लगभग सभी बच्चे इक्का दुक्का गलती को छोड़ करके बाकी सभी लोग ठीक ठाक कर लेते हैं रीजनिंग के पार्ट में। अगर रीजनिंग में बच्चा गलती करने लगा तो सिलेक्शन के बारे में सोचे ना, लेकिन मैथ के पार्ट जो कि सबकी 3-4 गलतियां करवाते हैं, ये पार्ट काफ़ी आसानी से आप देखेंगे, इतने आसानी से कि रीजनिंग से भी आसान लगने लगेगा। बस आप अगर नए जुड़े हैं तो पिछली वीडियो को देखिए जा करके, हम बिल्कुल प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, उसमें बहुत सारे आपके चैप्टर के भी वीडियो हैं और बहुत सारे आपके प्रैक्टिस के भी वीडियो, उनको देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे हम इनको आसानी से कर पाते हैं। बहुत आसान होता है मैथ, बट थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो। आइए देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। अच्छा बताइए, 3 अंकों की बड़ी बोला तो मैंने क्या बताया, जितने अंक की बड़ी बोले उतना क्या बोलना है, 9, मतलब 3 9 का मतलब 999। और छोटी बोले तो 1 के आगे उतना सुन्ना रखिए जितने
कि अंक की छोटी संख्या बोल रही है उतना अंक बन जाना चाहिए, या मतलब 3 अंक का बोल रहा है तो उससे एक कम शून्य रखिए, मतलब 2 शून्य। 4 अंक का छोटी संख्या बोल रहा है तो 4 से एक कम शून्य एक के आगे रखिए, मतलब 3 शून्य। समझ पा रहे होंगे हमारी बात। अब इसको घटा देंगे तो बताइए किसको नहीं आता है कि 899 घटाने पे आता है, विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। और आगे का क्वेश्चन जो कह रहा है 42वां क्वेश्चन को जरा गौर करिएगा। एक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं भाई, थोड़ा ध्यान देना। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल एक तो स्वयं वो होता है संख्या और एक क्या होता है, एक होता है ना, केवल 2 गुणनखंड। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 भी होती है, बट यहाँ पे सबसे छोटा नहीं पूछा कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे, जो कि मैथ का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 2/5 और 3/4 देख पा रहे होंगे योग निम्नांकित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए मैं बहुत बढ़िया से आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया 2/5, यहाँ पे दिया गया 3/4। जब इनको हम सॉल्व करते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे एलसीएम दोनों का मतलब जो है इन्हीं का गुणनफल है, मतलब दोनों सहभाज्य संख्या है 5 और 4। सहभाज्य का मतलब होता है दोनों को एक के अलावा और कोई संख्या ना काट पा रही हो वो सहभाज्य, मतलब दोनों को। जैसे 4 को तो 2 काट देगा, लेकिन 5 को 2 नहीं काटता ना, तो एक ही है जो दोनों को काट पा रहा है, और एक के अलावा अगर कोई नहीं है तो सहभाज्य। सहभाज्य संख्याओं का लसाअ उन्हीं का गुणनफल होता है। तो नीचे देखो रख लिया। अब 5 से भाग देंगे, कट जाएगा। 4 का गुणा 2 में होगा तो 2 गुणते इसको कहते हैं 4। यहाँ पे प्लस होगा और 3 यहाँ पे गुणे हो जाएगा कितना, 5। कुछ ऐसा विकल्प आपको नज़र आ रहा होगा, ध्यान से देखो। विकल्प कहीं नज़र आ रहा है ऐसा, तो विकल्प नंबर ए ही आपको नज़र आ रहा होगा। तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का विकल्प नंबर ए सही होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 भी बहुत आसान क्वेश्चन है कह सकते हैं, और इसको आसान हमने कई बार आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एलसीएम निकालना है, और एलसीएम बिना पेन चलाए हमने आपको सिखाया है। जैसे कि यहाँ पे 6, 10, 15 का एलसीएम बोला है। मैंने आपको कई बार बताया कि जो बड़ा नंबर जैसे 15 यहाँ पे, 15 में दोनों छोटे नंबरों से भाग दो। 6 से भाग दो तो भी 15 नहीं कट रहा है, 10 से भाग दो तो भी 15 नहीं कट रहा है। तो 15 का एक बार टेबल पढ़ो, 15 दूना के क्या होता है 30। अब देखो 6 से भी 30 कटता है और 10 से भी 30 कटता है। अगर दोनों छोटे नंबरों से भी कट जा रहा है, इसका मतलब वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। विकल्प में देखो, विकल्प नंबर ए इज द राइट। तो 6, 10, 15 का लसाअ क्या होगा प्यारे, 30 होगा, और विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे दिया गया है और ये कह रहा है कि किसके बराबर है, मतलब दशमलव को भिन्न में बदलना। बहुत अच्छे से आप जानते हो, हमने बार बार बोला है कि जो हमको नंबर ये दिया गया इसमें अंक जो है ऊपर लिख लो, और जहाँ पे दशमलव था, जैसे दशमलव यहाँ पे था, इसके बाद 2 जीरो थे और 1 अंक था, मतलब टोटल दशमलव के बाद कितने अंक थे, 3, तो 3 शून्य लगा लो, मतलब 3/1000 आपका आंसर कहीं दिख रहा होगा। विकल्प नंबर ए ही राइट हो जाएगा। 45 का विकल्प नंबर ए आपका सही हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 46 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक गुणनफल है, और गुणनफल तो बहुत अच्छे से बताया हूँ। मैंने बोला है कि दशमलव का जब भी गुणा मिलता है तो दशमलव को पैर की जूती समझते हैं। मतलब जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो पहले कपड़े लगा लेते हैं, लास्ट में जूता या जूती पहनते हैं। उसी प्रकार जब भी दशमलव का गुणा मिले तो पहले गुणा करो। आप पहले क्या करो, गुणा करो। जैसे 10 का गुणा आपको किस में करना है, 1.302 में। तो दशमलव को मत देखो, आप देखो कि 1302 में 10 का गुणा करना है। तो 10 का गुणा करने का मतलब होता है 1 का गुणा। 1 का गुणा अगर 1302 में करोगे तो 1302 ही आएगा, और 10 का एक जीरो आप चिपका दो। अब देखो, अब तो गुणा कर लिया, कपड़ा पहन लिया। अब देखो दशमलव कितने अंक पे लगा था, 3 अंक पे। अब 3 अंक पे लगाओ आप, 1, 2 और 0 के बाद दशमलव, मतलब क्या है 13.020। विकल्प नज़र आ रहा होगा, 13.020, मतलब यहाँ पे दिख रहा विकल्प नंबर डी 13.02। इस जीरो का कोई मतलब है नहीं, इसलिए विकल्प में वो दिया भी नहीं गया है। अब आते हैं आगे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 47 को देखो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 47, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ना, थोड़ा सा और बड़ा करूँगा तो देखने में सहूलियत होगी।
तो बड़ा है क्या, कह रहा है कि 78.0678 का दशमलव के 2 अंकों तक, ध्यान देना भाई 2 अंक तक, ज़्यादा अंक तक नहीं 2 अंक तक, यहीं तक देखो मैंने चीर फाड़ दिया उसको ना, ध्यान देना। दशमलव के बाद 0 और 6 यही 2 अंक है। तो अगर 2 अंक तक बताना है मुझे तो मुझे देखना पड़ेगा तीसरा अंक, और तीसरा अंक प्यारे क्या है, तीसरा अंक को ध्यान से देखो, तीसरा अंक 7 दिया गया। अगर जहाँ तक हमको मान बताने होते हैं उसके बाद वाला अंक 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे होगे 78.07 होगा अगर 2 अंक तक हम आंसर देंगे। विकल्प नज़र आ गया होगा, विकल्प नंबर बी राइट है 78.07 जी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 48 को देखते हैं। 48 को बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल ये आपका डी मास है। डी मास का मतलब होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 25 से भाग दो, 125 में कितना बार जाएगा 5 बार, मतलब 425 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 37, यही तो आया। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे आप, कितना हो गया 30, 5 6 30। अब 30 माइनस में है, चूँकि 37 और 425 आप प्लस में है, तो दोनों को ऐड अगर आप कर दो यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे 7 5 12 हो जाता है, 3 2 5 1 6 हो जाता है, यहाँ पे 462 आ जाता है। मतलब इनको और इनको आप जोड़े तो 462, इसमें से कितना घटाना प्यारे 30 घटाना है। तो बताओ कौन नहीं बता देगा, 432 आंसर आएगा। सब बता दोगे आप, 432 आंसर आएगा, सबको पता हो गया। तो 432 विकल्प में देखो कहाँ दिया गया, दिया गया है क्या, विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। अब आ जाओ हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मैथ का ये पार्ट है, इसमें हम लोग देखने वाले अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 में ये दिया गया दंड चार्ट, ध्यान से देखना दंड चार्ट है, पहले इसको पढ़ लो, फिगर क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, उसके बाद लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दंड चार्ट एक चित्रकार के पास जानवरों के चित्रों की संख्या दर्शाता है ना, और कह रहा है दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ध्यान देना आप, अब देख लिया आप, यहाँ पे देखो चित्र दिखाया गया 25, बाघ वाले में कितना 75 दिखा रहा है, सिंह वाले में कितना दिखा रहा है 50, चीता वाले में दिखा रहा है 100, हिरण वाले में दिखा रहा है 125। अब प्रश्न क्या है, ज़रा थोड़ा सा नीचे आओ तो प्रश्न पता चलेगा। प्रश्न कह रहा है सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। भाई ध्यान से देखो, पहले सिंहों की संख्या कितनी दी गई है 50, क्लियर हो। हिरण की संख्या कितनी दी गई है 125, क्लियर हो भाई। अब कह रहा है कि सिंहों की संख्या से देखो हिरण की संख्या कितनी ज़्यादा है 50 से, अगर देखेंगे 125 को तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 75 ज़्यादा हो जाएगा प्यारे। और 75 ये ज़्यादा है, तो ये नहीं पूछा है कि ज़्यादा कितना, ये पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो 75 तो अधिक है, कितना से अधिक है 50 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, चीज़ बदल जाती है प्रतिशत में, आपको भी पता होगा। तो 50 दूना के होता है 100 और 75 दूना के होता है 150, 150%। विकल्प में कहीं नज़र आ रहा है क्या 150%, थोड़ा सा मैं ऊपर करके फिर से दिखा रहा हूँ, ये तो पता चल गया ना कि कितना आया 150 जी, विकल्प नंबर ए राइट 150%। समझ में आ गया ना सबको। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देख दो ना, तो क्वेश्चन नंबर 50 कुछ आय व्यय की बात कर रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% सेव करता है। 25% क्या करता है भाई, बचाता है वो व्यक्ति। यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपये की बचत करता है, अब बे इसका मतलब सीधा सीधा एक फंडा दे दिया कि 25% का मान कितना है 3000। कोई 3000 बचा रहा है और वो बता रहा है परसेंटेज में कि 25% बचा रहा है, तो बताओ 25% का मान 3000 दे दिया। अब आप इतने तो समझदार हो ही कि 25% का मान यदि 3000 दे दिया तो 1% का मान यहाँ से बहुत अच्छे से निकाल लोगे आप। 25 से काटो 30 को एक बार में, हाँ 5 बचेगा, 25 दूना 50 मतलब 120। आप समझ पाए कि 1% का मान कितना आ गया 120। अब बोलो पूछा क्या है, पूछा तो उसकी मासिक क्या है। मासिक आय का मतलब 100% का मान पूछ रहा है प्यारे। अगर 100% का मान कोई तुमसे पूछ रहा है, अगर 1% का मान 120 रुपया है, तो बताओ 2 शून्य नहीं चिपका दोगे आप, 12000 नहीं हो जाएंगे। विकल्प नज़र आ रहा है क्या,
विकल्प नंबर बी नज़र आ रहा होगा। कितने आसान सवाल है ना, इसको लगाते आप ना बहुत टाइम लगता। तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ उससे ध्यान देना कि 25% की वैल्यू आपको 3000 दी गई है, ध्यान देना यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ। और 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना 25 से काट के, तो 25 से कम 25, 5 बचेगा, 25 दूना 50, 120 हो गया। ये तो हो गया 1% का। लेकिन वो कह रहा है कि मासिक आय महीने में तो 100% कमाता होगा ना, उसका ना 25% खर्च किया बचा रहा है, तो 100% का मान उसने पूछ दिया। तो आपको 1% का मान पता है, 100% का मान निकालना है। तो 120 1% का मान है, तो 100% का मान 2 जीरो चिपका दो, 12,000 आंसर हो गया। क्लियर है, चलो समझ गए आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 51 अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखो। कह रहा है एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन से 10 दर्जन पेट, मतलब 1 दर्जन का दाम 24 है, और बताओ 10 दर्जन खरीद लेगा, तो बताओ कितना रुपया खर्च कर दिया? 240। क्लियर हो आप? 1 दर्जन का दाम अगर 24 है तो 10 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा? 240। अब आगे क्या कर रहा है, ये तो खरीद के लाया ना, तो सीपी हो गया उसका ना, क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 36 रुपये प्रति दर्जन से बेच रहा है, मतलब 1 दर्जन 36 रुपये में, तो बताओ 10 दर्जन लिया है ना, तो 360 रुपये में बेचेगा या नहीं बेचेगा? क्लियर है? तो 360 में बेचेगा। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि क्या है। लो यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा, सबसे बड़ी बात है केवल लाभ और हानि पूछ रहा है, वो भी रुपया में। तो सबसे आसान है यार, 360 में से 240 घटाओ, बहुत आसानी से घटा लोगे, 120 आंसर आ जाएगा। और 120 क्या होगा? लाभ, क्योंकि सीपी कम है, एसपी ज़्यादा, बेच ज़्यादा करा है, खरीदा था कम का, तो लाभ होगा। देखो हानि भी दिया 120 रुपये की हानि, जल्दीबाजी मत दिखाना, ये डी वाला राइट होगा। 120 रुपये का यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 51। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। आइए दोस्तों, अब है क्वेश्चन नंबर 52 की बात। क्वेश्चन नंबर 52 को हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ये मेरा रहा क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। बताइए, आयतन पूछ रहा है, क्या आयतन, किसका आयतन भाई? उस बॉक्स का जिसकी प्रत्येक कोर 3 है, मतलब ये घन का आयतन। अब बताओ घन का आयतन भुजा के घाते 3 बताया था या नहीं बताया था? 3 के घाते 3 कर दो यार, 3 3 के 9 3 27। इतना आसान क्वेश्चन कहाँ से आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 15 और चौड़ाई को बोल रहा है 7, क्रम से बोला है ना, तो पहले लंबाई आ जाएगी फिर बाद में चौड़ाई। अब उसका क्षेत्रफल बताओ। ये भी इतना आसान, लंबाई गुणे चौड़ाई, 15 7 105, विकल्प नंबर सी राइट। बताओ, इसमें तो पेन भी नहीं चलाना यार, तुरंत आंसर करो ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अच्छा बताओ, प्रथम 10 अभाज्य संख्या लोगे तो लिखोगे 1 3 5 7, ऐसे ऐसे लिखते जाओगे तो बता रहा हूँ 10वीं अभाज्य संख्या क्या लिखोगे आप? 19 लिखोगे। और नहीं विश्वास है तो लिख के देख लेना यार। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कह रहा है, ध्यान देना, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कह रहा है। तो अगर आप ध्यान दो, 10 अभाज्य संख्याओं की बात बोला है, तो पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 1, और 10वीं अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 19। क्लियर? तो हमने बताया था अगर अंकों के बीच में समान अंतर, देखो 2 का अंतर है सब में ना, अगर समान अंतर हो तो पहली और अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है? औसत। तो बताओ ये आसान हुआ या नहीं हुआ? 10 आंसर आया नहीं आया? 1 और 19 जोड़ देंगे 20, और 20 का आधा क्या होता है? सबको पता है यार, 20 का आधा 10 होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बारी है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। लो 2 घंटा में भैया कितना जा रही है? 60 किलोमीटर जा रही है। अब कह रहा है वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। लो अब क्या है, 2 घंटा का मतलब क्या समझते हो आप? 2 घंटा का मतलब 120 मिनट समझते हो? 120 मिनट समझते हो ना? 120 मिनट में कितना गई? 60 गई। तो बताओ 1 मिनट में कितना जाएगी? 1 मिनट में कितना जाएगी? 60 बटे 120 जाएगी। क्लियर है? तो बताओ 30 मिनट में कितना जाएगी? तो 60 बटे 120 गुणे कितना? 30 कर दो। हाँ, तो 60 दूना के 120 और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 15।
बोलो कहीं 15 किलोमीटर दिया गया क्या? मैं हटाता हूँ सबको, देखो 15 किलोमीटर विकल्प नंबर सी दिया गया, राइट हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56 को देखो, भागना मत। अब क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है 60 और 72 के मस मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर हो। बहुत बार बताया है कि दो संख्याएं हों तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे बोला है 60 और 72 के मौसा और लौसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यही ना, दोनों संख्याओं के। विकल्प नंबर सी क्या हो गया? राइट हो गया। आ जाओ देख लेते हैं मैथ वाले पार्ट का। ये हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन देखो ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन ये भी है। एक विद्यालय में लड़के का मतलब बॉयज़, लड़कियां मतलब गर्ल्स, कह रहा है अनुपात है 4:5। बोलो भाई ये तो दिया है ना 4:5। अब कह रहा है लड़कों की संख्या 2500, ध्यान देना, लड़कों की संख्या क्या 2500, मतलब 5 अनुपात का मान 2500 दिया है, ध्यान देना। तो 1 अनुपात का मान तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 500 हो जाएगा। अब पूछा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों का अनुपात कितना है 4। बताओ 1 अनुपात का मान यदि 500 है तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा प्यारे? 2000 नहीं होगा? अगर 500 में 4 का गुणा कर दो तो 2000 नहीं आ रहा। विकल्प देखो, विकल्प ये राइट हो जाएगा। आ जाओ एक और दिया है, चाल 20 मीटर प्रति 20 सेकेंड, मतलब चाल कितनी हो जाएगी? 200 मीटर प्रति 20 सेकेंड दिया ना, तो 200 बटा कितना हो जाएगी 20। इसी को कहेंगे मीटर प्रति सेकेंड। और इसको चेंज करने के लिए कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो। हमने बार बार बताया मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। 18/5 से गुणा करो प्यारे। किससे गुणा करना है भाई? 18/5 से। लो ये कट गया, लो इसको भी काट दो, 10 बार में कट गया। 5 दूना के लोगों 10 हो गया, 18 दूना के कितना आ गया 36। बोलो भाई विकल्प कौन सा 36 है? बी इज द राइट। आ जाओ मैथ का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 59 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ गया। कह रहा है अनुज की आय और खर्च का अनुपात दिया है। 8 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्च करता है, मतलब 8:5। तो खर्च एवं बचत का अनुपात क्या होगा? अच्छा बताओ, कोई 8 रुपया कमा रहा था, 5 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितना किया? 3 रुपये की बचत हो गई। अब 3 रुपये की कोई बचत कर रहा है और खर्च कितना कर रहा है? 5, तो अनुपात हो जाएगा 5:3। बताओ इससे भी आसान कोई सवाल होता है क्या? विकल्प नंबर सी राइट हो गया। आ जाओ लास्ट मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। और लास्ट मैथ का क्वेश्चन है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। 33 सही 1/3 प्रतिशत दिया है। बताओ प्यारे, 3 का गुणा 33 में करेंगे 99 और 1 जोड़ देंगे तो 100, और 100/3 है। बताओ प्रतिशत हटाते हैं तो क्या आता है? नीचे 100 आता है। बार बार बताया हूँ, 100 से 100 कटेगा तो क्या मिलेगा? 1/3 मिलेगा। बोलो विकल्प में कहीं 1/3 दिख रहा है? विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। क्या समझ पाए? मैथ के भी तुम्हारे 20 क्वेश्चन हो गए। अब बताओ कमेंट करके 20 में कितने क्वेश्चन लगे आसान, कितने कठिन लगे, और कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर भी कमेंट करके बताना। आ जाओ अब देख लेते हैं हिंदी वाला पार्ट, मतलब भाषा आओ दिखा देते हैं तुमको अच्छे से, भाषा वाला पार्ट भी दिखा देते हैं ना। आ जाओ बढ़िया से देखो, भाषा वाले पार्ट में अनुच्छेद दिया गया, इस अनुच्छेद को पढ़ करके आंसर देना है। तो आओ अनुच्छेद हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आंसर देते हैं। कह रहा है अनुच्छेद में कि युद्ध के बाद हमारे चर्च की हालत बड़ी ख़राब थी, इसीलिए हमने कस्बे के पास की पहाड़ी पर एक नया चर्च बनाने का फैसला किया। इसके लिए हमने विविध प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया। दीवारें हमने पत्थरों की बनाई और उनमें कांच मढ़ दिए। बड़े दरवाजे लकड़ी और धातु से बनाए। चर्च की छत से सारे कस्बे का बड़ा मनोरम दृश्य दिखता है। तुम वहाँ से मीलों तक फैले कस्बों और ग्रामीण इलाकों को देख सकते हो। देश के सभी लोगों के सभी भागों के लोग चर्च के दर्शन के लिए रोज आते और यह एक अनोखी इमारत है। आ जाओ भाई, इतना तो पढ़ लिया, अब आंसर पे आते हैं। उन्होंने नया चर्च बनाया क्योंकि पुराना चर्च, पहले ही लाइन में लिखा है युद्ध के बाद हमारे चर्च की हालत बड़ी ख़राब थी, मतलब युद्ध में ध्वस्त हो गया था
अच्छा नहीं था, बहुत छोटा था, बड़ी खराब हाल में था। जी, युद्ध के कारण वह ध्वस्त हो गया था, इस वजह से उसको हमने क्या किया था, नया चर्च बनाने की बात की थी। नए चर्च की दीवारें बनी थी, देखो लिखा है साफ साफ, नए चर्च की दीवारें किससे बनी हुई थी, तो उसने लिखा है कि पत्थरों की बनाई गई थी। दीवारें हमने पत्थरों की बनाई थी, तो पत्थर कहीं नज़र आ रहा है, पत्थरों की बनाई और उसमें कांच मढ़ दिए, तो पत्थर और कांच, विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। 62 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। पैसेज आप पढ़ लिए होंगे, हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, देख लेना। नया चर्च कहाँ बनाया गया था, ऊपर आप ध्यान से देखना, तो ऊपर दिया गया था नया चर्च पहाड़ी पर, कस्बे की पास की पहाड़ी पर, यहाँ पे देखो लिखा गया है कस्बे की पास की पहाड़ी पर नया चर्च बनाया गया था। इसका मतलब विकल्प का आंसर आप समझ पाए होंगे कि क्या होगा, उसको समझिएगा विकल्प का, कि कस्बे में, कस्बे से बहुत दूर, कस्बे के बहुत पास, कस्बे से ज़्यादा पास नहीं। तो अब लिखा गया था ना वहाँ पे कि कस्बे के पास बनाया गया था, देखिए यहाँ पे लिखा गया था ना कस्बे के पास की पहाड़ी, तो कस्बे के पास बनाया गया था, तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका एक बार फिर राइट हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि चर्च की छत से कस्बे का बड़ा मनोरम दृश्य दिखता है, क्योंकि तुम वहाँ से मीलों तक फैले कस्बे और ग्रामीण इलाके को देख सकते हो। जो बिल्कुल यही तो बात बताया था उसने 64 नंबर में, कि तुम वहाँ से पूरा मनोरम दृश्य वहाँ का दिखाई देता था, तो विकल्प नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को भी देख लेते हैं। किस बात से पता चला कि चर्च एक अनोखी इमारत है। यहाँ पे आप देखे होंगे उसमें लिखा था कि यहाँ पे रोज़ लोग मतलब इसको देखने के लिए आते हैं, इसे देखने बहुत लोग रोज़ आते हैं, इसकी वजह से ये चर्च एक अनोखी इमारत हो गया। आइए अब देखते हैं आगे एक फिर पैसेज दिया गया होगा ना, आगे एक पैसेज दिया गया होगा, जरा इस पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है ये 207 पार्क स्ट्रीट कोलकाता 10 नवंबर 2012। प्रिय शिप्रा, हमारा स्कूल क्रिसमस की छुट्टियों में 18 दिसंबर 2012 से 4 जनवरी 2013 तक बंद रहेगा। आशा है कि तुम्हारे स्कूल में भी इन दिनों छुट्टियां होंगी। अपनी 3 सहेलियों के साथ मैं दिल्ली जाकर वहां के सभी दर्शनीय स्थलों और भवनों को देखने की सोच रही हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम भी हमारे साथ चलना पसंद करोगी। हमारा विचार 22 दिसंबर को चलने का है और 31 दिसंबर को लौटने का, मतलब 22 को जाना है, 31 को लौट के आना है, जिसमें कि 9 वर्ष हम अपने घरों में मना सकें। अगर तुम भी चलना चाहती हो तो जल्द सूचित करना, जिससे मैं तुम्हारी टिकट मंगवा लूँ। स्नेह तुम्हारी सखी। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आशा, शिप्रा राय, 26 बालीगंज कोलकाता। ठीक है, आशा और शिप्रा रहती थी। आशा और शिप्रा की बात कर रहा है कि आशा जो और शिप्रा है ये कहाँ रहती थी, तो यहाँ पे लिखा है अलग अलग शहरों में, एक ही नगर में। तो यहाँ पे शायद ये कोलकाता की बात हो रही है, ये भी कोलकाता की बात हो रही है, तो एक ही नगर में दोनों है ना। कोलकाता से हम नज़र में आ गया। देखो यहाँ पर भी पता कोलकाता था, और ध्यान से देखना है आप, ऊपर भी पता जो था हमारा कोलकाता था, यहाँ पर भी ना देखो ध्यान से, यहाँ पर भी कोलकाता, वहाँ पर भी कोलकाता, तो दोनों का नगर क्या हो गया, एक ही हो गया। क्लियर हो गया इसका आंसर आपका कि एक ही नगर था। ठीक है, इसके बाद यदि यात्रा में शिप्रा भी शामिल होती तो आशा को खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा भाई, अब कै लोग हो जाएंगे अगर आशा और शिप्रा रहती थी, हमें यदि उसमें शिप्रा भी शामिल होती तो कितना टिकट खरीदना पड़ता है इसकी बात कर रहा है। तो टिकट हो जाते 3। क्यों हो जाते भाई, ऊपर लिखा गया था कि क्रिसमस की छुट्टियां हैं और आशा मैं तुम्हारे स्कूल में भी क्यों छुट्टी होगी, इसमें दर्शनीय है 3 सहेलियाँ, 3 की बात है ना, तो 3 टिकट चाहिए। बिल्कुल 3 सहेलियों की बात है तो 3 टिकट चाहिए अगर वो आ जाएगी तो। अब कह रहा है आने जाने के साथ मिलाकर यात्रा में कुल कितने दिन लगेंगे। आप भाई गिन लो वहाँ से कितने दिन लगेंगे, सिंपल सी बात है। आने जाने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया 18 दिसंबर 2022 4 जनवरी तक बंद रहेगा। ये सब जा रही हैं कब, 22 दिसंबर को चलने का प्रोग्राम है और 31 दिसंबर को इनका आने का प्रोग्राम बन रहा है ना। 22 दिसंबर को जा रहे हैं और 31 दिसंबर को आ रहे हैं, तो कुल दिन कितना हो जाएगा आप गिन लो।
तो लगभग 22 को जा रहे, तो 22 ये हो गया और उधर आपके हो जाएंगे 31 तक ना, कुल 10 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा? कुल 10 दिन हो जाएगा भाई, कुल 10 दिन बन जाएगा। 10 दिन ले लो, यहाँ पे 10 दिन विकल्प भी दिया गया ना, यहाँ पे ए विकल्प राइट हो जाएगा 68 का ना। टोटल 10 दिन तक यात्रा। आशा की सहेलियाँ उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ आशा पढ़ती थी, शिप्रा के स्कूल में पढ़ती थी, किसी और स्कूल में पढ़ती थी। मतलब आशा की जो सहेलियाँ थी जिसको लेटर लिखी थी वो कहाँ पढ़ती थी, हमें बताया नहीं गया कि कहाँ पढ़ने जाती थी। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इसमें कहीं नहीं दिया गया था कि वो कहाँ पढ़ती थी ना। आगे क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 70 को थोड़ा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, आशा का कहना है कि वह अपना 9 वर्ष मनाना चाहती है। रेलगाड़ी में दिल्ली में माता पिता के साथ सहेलियों, वो माता पिता के साथ घर मनाना चाहती थी ना, वो बोली थी। तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? 70 का राइट हो जाएगा। आइए अनुच्छेद नंबर 3 देखते हैं। अभी 2 अनुच्छेद आपके हुए हैं, टोटल 5 अनुच्छेद होते हैं प्यारे। तो अनुच्छेद हम देख लेते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। लक्ष्मीबाई एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। अभी लक्ष्मीबाई 18 वर्ष की ही थी कि राजा चल बसे। उनके बाद वहीं राज करने लगी। प्रजा उससे प्यार करती थी। उस समय अंग्रेज़ों ने भारत के लिए एक सरकार बना रखी थी, किंतु भारत के अनेक भागों में अलग अलग भारतीय शासक थे। अंग्रेज़ों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वे चाहते थे कि वे शासक भी उनके शासन के अंतर्गत आ जाएं। अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया कि यदि कोई राजा निसंतान मरता है तो उसका राज्य अंग्रेज़ों के शासन में मिला लिया जाएगा। किंतु भारत की परंपरा है कि ऐसी स्थिति में राजा किसी बालक को गोद लेता है और वही दत्तक पुत्र आगे चलकर राजा की मृत्यु के बाद राजा बनता है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बालक गोद लिया था और उसी की ओर से राजकाज देख रही थी। अंग्रेज़ों ने उस व्यवस्था को नकारते हुए रानी के अधिकार को मान्यता देने से मना कर दिया। चलिए, ये कहानी तो बहुत पहले से आपने पढ़ रखा है और इस पे आधारित प्रश्न है, तो जवाब देने में भी आपको मज़ा आएगा, जल्दी दे लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 को देख लीजिए। और 71 में कह रहा है लक्ष्मीबाई के ज़माने में अंग्रेज़ शासन करते थे भारत के कुछ भागों में। बिल्कुल राइट है। यहाँ पे लक्ष्मीबाई पुत्री थी। लक्ष्मीबाई किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पे आपको देखेंगे एक राजा की पुत्री थी जो लक्ष्मीबाई हैं, या फिर बता रहा है कि जो लक्ष्मीबाई आपकी हैं एक मामूली आदमी की थी, एक अंग्रेज़ शासक की थी। जी बिल्कुल, ये मामूली आदमी की थी, राजा की लड़की नहीं थी। अंग्रेज़ अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहते थे केवल उन राज्यों को जिनके राजा निसंतान थे। किसी भी राज्य को, केवल उन राज्यों को जिनके राजा क्या थे? निसंतान थे। शायद ऊपर लिखा भी गया था कि जिनके भारतीयों द्वारा शासित सभी राज्यों को। एक मिनट, विकल्प डी और बी कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम पैसेज में जाते हैं और एक बार और देखते हैं ना। तो लिखा होगा कि अंग्रेज एक कानून, यदि कोई राजा निसंतान राज्य शामिल कर, किंतु परंपरा थी कि ऐसी स्थिति में राजा किसी को ले सकता था, उसी की ओर से राजा। अंग्रेज़ों ने उस व्यवस्था को नकारते हुए रानी को, मतलब अंग्रेज़ों का था कि पूरा ना, केवल उसी को नहीं पूरा लेना चाहते थे, क्योंकि वही लेना चाहते तो व्यवस्था को नकारते नहीं, तो भारतीय द्वारा शासित सभी राज्यों को बस में करना चाहते थे। विकल्प नंबर डी। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, ये 73 वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन नज़र आ रहा है। आते हैं 74 नंबर को देखते हैं। 74 और 75। अपने पति की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई की शासक बनी। यह बात पसंद नहीं की झांसी की प्रजा उसके दत्तक पुत्र अंग्रेजों को। यह बात किसको पसंद नहीं आई थी भाई? 74वां का आपका सी सही हो जाएगा। अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई थी। शासन करने के अधिकार को मान्यता देने से अंग्रेजों ने मना कर दिया, क्योंकि वह एक स्त्री थी, क्योंकि उन्होंने उनके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी थी। जी बिल्कुल, वह उनके उन्होंने किसी भी भारतीय शासक को मान्यता नहीं दी। एक मामूली परिवार की थी, नहीं, उन्होंने दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी। इसकी वजह से उनको मतलब शासन नहीं करने दिया था। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पैरा पे। पैरा हमारा लास्ट क्या हो जाएगा? ये है आपका पैरा, एक मिनट, हाँ ये पैराग्राफ आप देख लेते हैं।
तो ये हो जाएगा चौथा पैराग्राफ आपका है। 5-5 क्वेश्चन के 4 पैराग्राफ थे, तो थोड़ा सा चौथे पैराग्राफ को हम पढ़ भी लेते हैं। क्या है, इस प्रकार डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में व्यतीत किए। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने लेखन, राजनीति, व्यवस्था, शासन आदि विविध क्षेत्रों में भी अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। वे 12-12 घंटे अध्ययन करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान, चाहे वह शिक्षक के रूप में हो अथवा किसी संस्था के अध्यक्ष के रूप में, हमेशा याद रहेगा। जी बिल्कुल, ये बात राधाकृष्णन के बारे में कहा जा रहा है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने राधाकृष्णन को सोवियत संघ रूस का राजदूत नियुक्त किया। सन 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए और 1954 में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय गौरव को स्थापित किया। 17 अप्रैल 1975 को इस महान दार्शनिक राष्ट्रपति का देहांत हो गया। जी बिल्कुल, आगे देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह सिद्ध कर दिया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी अपने अथक परिश्रम एवं अभ्यास से सर्वोच्च शिक्षा एवं पद प्राप्त कर सकता है। सच्ची लगन एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से मनुष्य की राह की सारी अड़चनें स्वतः दूर हो जाती हैं। ऐसे विद्वान एवं विनम्र व्यक्ति का सब युगों में सर्वत्र आदर होता है। बिल्कुल, यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब इनके पैसेज पे आधारित जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम जवाब दे लेते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन किस क्षेत्र ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया था? तो ये कह रहे हैं किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन एवं राजनीति के क्षेत्र में, व्यवस्था एवं शासन के क्षेत्र में, उपयुक्त सभी। जी बिल्कुल, उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। ठीक है। 77 डॉक्टर राधाकृष्णन को सोवियत संघ का राजदूत किसने नियुक्त किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियुक्त किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में, बिल्कुल ऊपर दिया गया था, आप पढ़े होंगे, 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेके। तो 79, डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन के कितने वर्ष व्यतीत किए थे? अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपने जीवन के कितने व्यतीत किए थे? शायद ऊपर पैराग्राफ में दिया गया था, आप उसको ध्यान से एक बार और देख लेते हैं कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन के कितने वर्ष दिए थे। क्या ऐसा कहीं लिखा गया है? जी 40 वर्ष। पहली ही लाइन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जीवन में शिक्षा 40 वर्ष दिया था। तो आंसर देना काफ़ी आसान हो गया। आ जाते हैं, विकल्प नंबर देख लेते हैं कौन सा था। राधा की शिक्षा के क्षेत्र में कितना? 40। विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे प्यारे। डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपने अथक परिश्रम में अभ्यास से सर्वोच्च शिक्षा एवं पद प्राप्त किया जा सकता है। सच्ची लगन एवं दृढ़ से मनुष्य रास्ते में सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। विद्वान एवं विनम्र व्यक्ति सदैव सभी जगह आदर होता है, सभी जगह आदर होता है। भाग्य और कर्म किसी के बस में नहीं होता। जी ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अपने अथक परिश्रम एवं अभ्यास से सर्वोच्च शिक्षा एवं पद प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल ये वाला इज द राइट हो जाएगा। ये भी में थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन ये वाला है आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने टोटल आपके 80 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, और 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता लग रहा होगा कि किस लेवल का ये पेपर था और आपकी तैयारी किस लेवल की अभी है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।